नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे तैयारी कर लो चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि हम टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट जो 2021 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने बहुत सारी क्लासेस इसमें से देख ली है। तो आज की हमारी जो क्लास है वो है क्लास 11, जिसका नाम है आधुनिक काल। इसके अंतर्गत हम छायावाद युग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, उन एपिसोड को नहीं देखा है और उन क्लासेस के आपने क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों, मैं बेल आइकन प्रेस करने के लिए इसलिए कहता हूं क्योंकि यहाँ हम बहुत सारी कम्युनिटी पोस्ट करते हैं जिसका जवाब आप हमें देते हैं, और वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें कुछ भी हम पोस्ट करते हैं तो बेल आइकन प्रेस करने से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक छायावाद युग की। छायावाद युग। छायावाद का जो काल है वो 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक माना जाता है। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। छायावाद को प्रसिद्ध करने में मुकुटधर पांडे के श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित लेखमाला की भूमिका अहम रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो प्रश्न पूछता है वो ये पूछता है कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो याद रखिएगा, मुकुटधर पांडे जी ने। पंडित मुकुटधर पांडे सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कविता कुकुरी के प्रति को प्रथम छायावादी कविता माना जाता है। जो मुकुटधर पांडे की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित उनकी जो कविता थी कुकुरी के प्रति, इसको प्रथम छायावादी कविता माना जाता है तथा समस्त हिंदी साहित्य जगत ने इसे स्वीकार भी किया है। तो यहां पे एक प्रश्न बनता है कि प्रथम छायावादी कविता किसे माना गया है? तो याद रखिएगा, मुकुटधर पांडे की कुकुरी के प्रति कविता को। आगे चलते हैं। छायावाद के प्रवर्तक के संबंध में लंबा विवाद है। गंगा प्रसाद पांडे निराला की जूही कली के साथ इस युग का प्रवर्तक निराला को मानते हैं। मतलब जो गंगा प्रसाद पांडे हैं वो निराला जी को इस युग का प्रवर्तक मानते हैं और उनकी जूही की कली को प्रथम जो रचना है छायावाद की उसे मानते हैं। अधिकतर विद्वान जयशंकर प्रसाद की झरना 1918 से इस युग की शुरुआत मानते हैं। क्योंकि इस युग में प्रसाद का आगमन पहले हुआ और छायावाद की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है, अतः जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे दो चीजें हो गई हैं कि जो ऊपर वाली लाइन है हमारी, जो छायावाद के प्रवर्तक के संबंध में लंबा विवाद है, गंगा प्रसाद पांडे ने निराला के जूही की कली के साथ इस युग का प्रवर्तक निराला को माना है, तो गंगा प्रसाद पांडे ने बस माना है। तो यहां नीचे जो दिया हुआ है ये वाली अपनी लाइन, तो इसमें यह है कि अधिकतर जो विद्वान हैं वो झरना से मानते हैं। मतलब झरना जयशंकर प्रसाद को इस युग का प्रवर्तक और झरना को क्या कहते हैं? छायावाद की पहली रचना मानते हैं। ठीक है, तो इस युग का अगर प्रवर्तक की बात आती है तो दोस्तों यहां पे याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद। छायावाद की विशेषता, प्रवृत्तियां भी कह सकते हैं। छायावाद के अर्थ में निर्धारण के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सीमित अर्थ में इसे एक शैली विशेष माना है जिसमें लाक्षणिक, मूर्तिमत्ता, प्रतीक विधान, विरोध, चमत्कार, विशेष विपर्यय, मानवीकरण, अन्योक्ति विधान आदि पर बल दिया गया है। छायावाद के व्यापक अर्थ में उन्होंने रहस्यवाद को भी समाविष्ट किया है। छायावाद युग प्रधानतः मुक्तक गीतों का युग है। किसका? मुक्तक गीतों का युग है। ये मुक्तक गीत गेय तथा संगीतात्मक हैं। चित्रमयी कल्पना तथा लाक्षणिक प्रतीकात्मकता शैलियों को अपनाकर छायावादी कवियों ने कविता को सजीव और सरस बना दिया है। तो इसमें चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है। फिर है छायावाद रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को दो कालखंडों में विभाजित किया है। ठीक है, गद्य खंड और पद्य खंड, दो में गद्य और पद्य दोनों खंडों को दो दो प्रकरणों में बांटा है। दो दो प्रकरणों में। गद्य के पहले प्रकरण में ब्रज भाषा
गद्य और खड़ी बोली गद्य का विवेचन तथा दूसरे प्रकरण में गद्य साहित्य का आविर्भाव विश्लेषित किया है। काव्यखंड में दो प्रकरण हैं, पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा। नई धारा में भी तीन उत्थान हैं, जिसे रामचंद्र शुक्ल के तीन उत्थान कहते हैं। ठीक है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्थान। काव्यखंड के दूसरे प्रकरण के तृतीय उत्थान को काव्य में छायावाद नाम से अभिहित किया गया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने काव्य के तृतीय उत्थान को काव्य में छायावाद नाम दिया है। फिर आगे चलते हैं। कामायनी। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। खड़ी बोली का यह एक अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयिनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक तथा काव्य भी है। प्रसाद की यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। सुमित्रानंदन पंत कामायनी को हिंदी का ताजमहल के समान मानते हैं। हिंदी का ताजमहल के समान सुमित्रानंदन पंत किसे मानते हैं? जयशंकर प्रसाद की कामायनी को। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी 1935 ईस्वी छायावादी शैली का प्रथम महाकाव्य है। शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो छायावाद का उपनिषद अगर पूछता है किसे कहा जाता है, तो कामायनी को कहा जाता है। और छायावाद का उपनिषद कामायनी को किसने कहा है? तो शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। ये सर्ग कुछ इस प्रकार हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य तथा आनंद। अब इस पर यह प्रश्न पूछ लेता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कामायनी का सर्ग नहीं है। तो नहीं से पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि कौन सा है। ठीक है, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। फिर है कामायनी में मनु, श्रद्धा और इड़ा क्रमशः मन, हृदय, बुद्धि के प्रतीक है। कामायनी में प्रधान पत्र जो है वो है श्रद्धा, जो काम की पुत्री होने के कारण उसका दूसरा नाम कामायनी भी है। तो कामायनी का जो प्रधान पत्र है वो श्रद्धा है। ठीक है। और दोस्तों एक चीज ये पूछता है इसमें कि कामायनी में मनु, श्रद्धा और इड़ा का प्रतीक क्या है। क्रमशः प्रतीक पूछ लेता है, तो मनु का मन, श्रद्धा का हृदय और इड़ा का बुद्धि। फिर है प्रसाद जी ने इस गरिमामयी नारी को सम्मान देने के लिए अपनी रचना का नाम कामायनी रखा, क्योंकि कामायनी क्या था? श्रद्धा का दूसरा नाम था कामायनी। कामायनी की कथा का आधार ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत है। झरना। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह रचना है झरना। झरना का पहला संस्करण 1918 ईस्वी में, दूसरा संस्करण 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। झरना का तीसरा संस्करण के अंतर्गत जो 1934 में प्रकाशित हुआ, प्रकाशन का निवेदन कुछ इस प्रकार है: जिस शैली की कविता को हिंदी साहित्य में आज के दिन छायावाद नाम मिल रहा है, उसका प्रारंभ प्रस्तुत संग्रह द्वारा ही हुआ है। ठीक है, तो कब से हुआ है? झरना से माना जाता है। फिर है झरना के प्रथम संस्करण के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, क्या कहा है? झरना की उन 24 कविताओं में से उस समय नूतन पद्धति पर निकलती हुई कविताओं से कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान दिया जाता। आंसू। आंसू आंसू विरह काव्य है। कौन सा काव्य है? विरह काव्य है, जिसमें प्रेमी के अतीत की मादक स्मृतियों की याद में अपनी आंतरिक ज्वाला, विषद और वेदना का इजहार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चारु चंद्र लेख के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं: बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, कुटज, विचार प्रवाह, अशोक के फूल,
आलोक पर्व इत्यादि। कबीर नामक कृति के लिए, कबीर इनकी एक कृति थी, कबीर नामक कृति के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त किया गया था। मतलब कबीर नामक इनकी एक कृति है जिसके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। इसके अलावा साहित्य समिति इंदौर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को सूर साहित्य पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, हिमालय इत्यादि। निहार महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें 47 गीत संकलित हैं। महादेवी वर्मा पर महत्वपूर्ण तथ्य। प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी वर्मा को छायावाद के वृहद चतुष्टयी के नाम से जाना जाता है। वृहद चतुष्टयी के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे इन चारों का नाम दे दिया जाता है। इसके अलावा भी 2-3 ऑप्शन और दे दिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। छायावाद के वृहद चतुष्टयी में आते हैं प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी वर्मा। फिर है महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। महादेवी वर्मा की सर्वप्रथम रचना चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। काव्यात्मक प्रतिभा के लिए महादेवी वर्मा को सेक्सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ एवं भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। प्रारंभ में महादेवी वर्मा ब्रज भाषा में रचनाएं लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में रचना करने लगी। महादेवी वर्मा एक कुशल चित्रकार भी थी, तो महादेवी वर्मा का नाम चित्रलेखा चित्रकार में भी आता है। छायावाद का विरोध। छायावाद की समीक्षा का विवेचन करते हुए महादेवी वर्मा ने कहा है, छायावाद स्थूल के प्रति क्रिया में उत्पन्न हुआ है। क्या कहा है महादेवी वर्मा ने? छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था। छायावाद ने कोई रूढ़िगत आध्यात्म या वर्गगत सिद्धांत का संचयन न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सूक्ष्मगत सौंदर्यता की ओर जागरूक कर दिया था। इसी से उसे यथार्थ रूप में ग्रहण करना हमारे लिए कठिन हो गया। अतः स्पष्ट है कि महादेवी वर्मा ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया है। तो इसमें प्रश्न ये पूछता है कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग कहकर छायावाद का विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? तो याद रखिएगा, महादेवी वर्मा ने। आधुनिक मीरा। जिस प्रकार मीरा ने स्वयं को कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया था, उसी प्रकार समर्पण का भाव महादेवी वर्मा की कविताओं में भी देखने को मिलता है। अतः महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। काव्य शिरोमणि निराला जी ने महादेवी वर्मा की साहित्यिक उत्कृष्टता को देखते हुए हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किया है। तो निराला जी ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किया है। सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि में इनका नाम आता है। तो इनके बारे में देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, जो कि अब उत्तराखंड हो गया है, के अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु 1970 ईस्वी में इलाहाबाद, जो कि अब हो गया है प्रयागराज में हुई थी। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि के उपनाम से जाने जाते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत जी के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। उनकी कृति लोकायतन प्रबंध काव्य है। 1960 में पंत जी को कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू और चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ।
पंत जी ने अपनी पहली कविता गिरजे का घंटा की रचना 1916 ईस्वी में की थी। गिरजे का घंटा इनकी एक रचना है, कविता है, जिसकी रचना उन्होंने 1916 में की थी। पंत जी का जो अंतिम काव्य संग्रह है वो है गुंजन। छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि। सुमित्रानंदन पंत को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है। इनकी रचनाओं को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। वो कौन कौन से चरण हैं? सबसे पहले है छायावादी। इसमें है उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928 और गुंजन 1932। फिर है प्रगतिवादी। इसमें है युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940। फिर है अंतश्चेतनावादी। इसमें है स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णधूलि 1947, युगपथ 1949 और अंत में है नवमानवतावादी। इसमें है उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा चांद 1959, अड़िमा 1955 और लोकायतन 1964। छायावाद का घोषणा पत्र। सुमित्रानंदन पंत के पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र स्वीकार करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, पल्लव की भूमिका हिंदी के छायावाद के आविर्भाव का ऐतिहासिक घोषणा पत्र है। साथ ही उन्होंने माना कि पल्लव की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामंजस्य पर विचार किए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कवि भाषा के प्रयोग में कितना जागरूक है। तो दोस्तों, इसमें यह प्रश्न पूछा जाता है कि छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा गया है? तो सुमित्रानंदन पंत के पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है। और यह किसने कहा है? तो नगेंद्र ने कहा है। फिर है सुमित्रानंदन पंत की पल्लव रचना को बहुत से लोग महाकाव्य समझ लेते हैं, परंतु यह कोई महाकाव्य नहीं है। यह 1928 ईस्वी में रचित सुमित्रानंदन पंत का प्रारंभिक काव्य संग्रह है। सुमित्रानंदन पंत ने कुमायूनी में केवल एक कविता लिखी है, जिसका नाम है बुरांश। कुमायूनी हीरा सिंह राणा की पुस्तक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द का प्रयोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। महाप्राण के नाम से किसे जाना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। निराला जी ने स्वच्छंदतावादी विचारधारा के साथ बड़ी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं कौन कौन सी? चतुर चमार, बिल्लेसुर, बकरिया आदि की रचना की है। निराला जी ने अपनी विवाहित पुत्री के निधन में से विक्षुब्ध, मतलब उनकी जो विवाहित पुत्री थी उसका निधन हो गया था, तो उससे विक्षुब्ध होकर सरोज स्मृति की रचना की है। तो इस पर यह प्रश्न पूछा गया है कि निराला जी ने अपनी पुत्री के निधन से विक्षुब्ध होकर किस रचना की रचना की है? तो याद रखिएगा वो है सरोज स्मृति। निराला जी ने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन भार भी संभाला था तथा इसके बाद मतवाला के संपादक मंडल में सम्मिलित हुए थे। निराला ने बहुत सी रचनाओं की रचना की है, जिसमें अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, अर्चना और आराधना आदि है। गीतिका मुख्यतः श्रृंगारिक काव्य है, श्रृंगारिक रचना है गीतिका। इनकी अत्यधिक समर्थ काव्य रचना राम की शक्ति पूजा और शोक गीत जो है वो सरोज स्मृति है। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर महत्वपूर्ण तथ्य। निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम था राम सहाय त्रिपाठी और पत्नी का नाम था मनोहरा देवी। साहित्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विरोध किसका हुआ था? निराला जी का। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से साहित्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विरोध किसका हुआ था? तो याद रखिएगा निराला जी का हुआ था। यह मुक्तक छंद के प्रणेता माने जाते हैं। निराला जी को मुक्तक छंद का प्रणेता माना जाता है। रबड़ छंद या केचुआ छंद के नाम से भी इनके
इनकी जो कविताएं हैं इनमें जो छंद प्रयोग होता है उसको विद्वानों ने रबड़ छंद तथा केचुआ छंद कहकर पुकारा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत को मुक्तक छंद, मतलब इन दोनों को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत को, मुक्तक छंद को हिंदी काव्य में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। कुकुरमुत्ता 1941 ईस्वी यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग्य परक कविता है जिसका मूल स्वर प्रगतिवादी है। छायावाद पर महत्वपूर्ण तथ्य। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। किसने कहा है, यह प्रश्न भी पूछा गया है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद को किसने कहा, तो डॉक्टर नगेंद्र ने। महादेवी वर्मा के अनुसार छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्दीप्त है, जीवन का उद्गीत है। महादेवी वर्मा ने कहा है कि छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग्य विलास रहस्यवाद है और यही छायावाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा, छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत किसने कहा, आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग्य विलास रहस्यवाद है और यही छायावाद है, यह कथन किसका है। या ये पूछ लेगा रामचंद्र शुक्ल के ऊपर कि छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह छायावाद के लिए किसने कहा। छायावाद के प्रथम वर्ग के कवियों में कौन आते हैं, राम नरेश त्रिपाठी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा। छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवियों में आते हैं राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जनार्दन प्रसाद द्विज, गोपाल सिंह नेहपाली, केदारनाथ मिश्र प्रभात आदि। तो दोस्तों यह था हमारा आज का छायावाद, जिसको हमने डिटेल में कंप्लीट किया। इसके क्वेश्चन आंसर बचे हैं जो कि हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो जो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वो है प्रगतिवाद। आधुनिक काल के अंतर्गत हम प्रगतिवाद को देखेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं वो आपको मिलते रहें। और इसके अलावा आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है या कोई सुझाव है कि हम किस तरह से आपके लिए बेहतर वीडियोस बना सके, तो उन सुझावों को, उन प्रॉब्लम्स को, उन समस्याओं को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7999022618 पे भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।